जर्नल हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। अब हम लोग थोड़े से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मैं थोड़ा थोड़ा पुराने लेक्चर्स के बारे में बताते जाऊंगी ताकि आपका रिवीजन हो जाए, आंसर्स मैच करेंगे और अपना कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। ठीक है, तो हम लेते हैं पहला इलस्ट्रेशन। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन है। क्वेश्चन कहता है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एंट्रीज अज्यूमिंग दैट द नरेशन इन ईच केस इज करेक्ट। ये एक एंट्री बना दी इन्होंने, ये 3 डेबिट से 1 क्रेडिट है, ये इसका नरेशन दिया है। कहते हैं कि नरेशन सही है, इसका मतलब है एंट्री में कुछ गलती है जिसको हमें रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई मतलब सही करना है। ठीक है, इसमें एक मशीन अकाउंट को डेबिट किया, मशीनरी अकाउंट डीआर, कैरेज अकाउंट डीआर, इंस्टॉलेशन चार्जेस डीआर टू बैंक, मशीनरी परचेज्ड एंड कैरेज एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड फॉर इट। अगर आपने पुराने लेक्चर रिवाइज किए हैं तो आपको साफ समझ में आ रहा है कि ये मशीनरी के इंस्टॉलेशन वाला लेक्चर में से पूछा गया है। इसका मतलब अगर आपने कोई मशीन खरीदी है और उसको पुट टू यूज़ तक लाने के लिए कोई भी खर्चे आपने किए हैं तो वो अलग से बुक नहीं किए जाते हैं, उसी मशीनरी अकाउंट में कैपिटलाइज हो जाते हैं। तो ये जो कैरेज है और ये इंस्टॉलेशन चार्जेस है ये अलग से नहीं जाएगा, ये सारा अमाउंट इकट्ठा होकर के 2,03,000 रुपये से मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अभी हम नीचे जाएंगे, फिर हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारी एंट्री सही है कि नहीं, पर ये हो गया पहला। दूसरे में चलते हैं, पहले हम नरेशन पढ़ेंगे फिर हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। गुड्स कॉस्टिंग 5,000 स्टोलन फ्रॉम द गोडाउन। ये माल चोरी हो गया। चोरी के केस में लॉस बाय थेफ्ट का काम था। मिसलिनियस एक्सपेंसेस टू सेल्स तो बिल्कुल ही नहीं है, एकदम गलत है। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा? लॉस बाय थेफ्ट का आएगा, जिसमें पहले आप लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को डेबिट करते हैं, परचेजेस को क्रेडिट करते हैं, फिर उसके बाद अगर इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस वाला काम करते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, गुड्स फॉर 15,000 परचेज्ड एट 20% डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, 15,000 का माल था, उस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला और 5% कैश डिस्काउंट मिला। 15,000 के माल पे सबसे पहले 20% अगर आप निकालेंगे तो आपकी फिगर निकल के आएगी 3,000। 3,000 खत्म हो गई, बच गई कितनी? 1,200 रुपये, 12,000 रुपये बच गई। 12,000 पे आपको कैश डिस्काउंट मिला है 5%, जिसकी वैल्यू आती है 600 रुपये। 3,000 जो कि ट्रेड डिस्काउंट था, इसको बुक्स में नहीं दिखाया जाता, जो इन्होंने नहीं दिखाया, बहुत अच्छा काम किया। मगर जो 600 रुपये का कैश डिस्काउंट है वो बुक्स में दिखाया जाता है। तो परचेजेस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे इतने से, पेमेंट के टाइम पे दिखाएंगे 11,400 और साथ में डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री करेंगे 600 रुपये की। क्लियर? आगे चले? वेरी नाइस। चलो, सो नेक्स्ट वी टेक नवंबर 20th। नवंबर 20th कहता है, पहले नीचे पढ़ते हैं, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी फॉर 5,000, ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर 150। पुरानी मशीन बेची है। इसके हमने एंट्री क्या करी थी? मशीन एज एन एसेट, राइट? मशीन आपने खरीदने बेचने के लिए नहीं रखी हुई थी, मशीन आपका एक एसेट था जिसको अब आप बेच रहे हैं। इसका मतलब आपकी बुक्स में से वो एसेट को खत्म होना है, तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट की जाएगी, सेल अकाउंट नहीं। ये कोई सेल नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर मशीनरी अकाउंट आ जाएगा। और न्यूज़पेपर, पुराना रद्दी न्यूज़पेपर अगर आप बेच रहे हैं तो उसको यहाँ पर कहा जाता है मिसलिनियस इनकम या अदर इनकम। ठीक है, तो वो यहाँ आएगा। तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डीआर टू मशीनरी अकाउंट एंड टू मिसलिनियस इनकम अकाउंट, राइट? अगर मशीन बेचने पे कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो वो भी हम पढ़ चुके हैं, उसकी एंट्री कैसे होती है वो भी एंट्री साथ में हो जाएगी। आप चाहें तो इस एक एंट्री को 2 में भी कर सकते हैं, मशीन की एंट्री अलग रख लीजिए, न्यूज़पेपर की एंट्री अलग रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, नवंबर 24 अभी आई है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आ गया इसमें। पेमेंट ऑफ फायर इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस दुकान के लिए किया गया था, माल के लिए किया गया था, आग लगेगी तो माल का नुकसान होगा। लाइफ इंश्योरेंस मालिक का था, वो पर्सनल अकाउंट है, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस अकाउंट ना आकर के कौन सा? ड्राइंग्स। परफेक्ट, आप तो मास्टर है, बिल्कुल मजा आ गया। नेक्स्ट, नवंबर 30th, चार्जेस मेड बाय बैंक फॉर इट्स सर्विसेज। बैंक जब भी चार्ज लेता है तो बैंक चार्जेस आपने बुक किए, लेकिन बैंक आपके दरवाजे पे हेलो नॉक नॉक खटखट नगद मांगने नहीं आता है। बैंक अपने चार्जेस आप ही के बैंक अकाउंट से निकाल लेता है। तो बैंक चार्जेस अगर वो डेबिट हो रहे हैं तो कम क्या होगा? नगद कम नहीं होगा, वो आपके गले से पैसा मांगने नहीं आएगा, वो आपके बैंक अकाउंट से निकाल लेगा, तो आपका बैंक अकाउंट कम हो रहा है यहाँ पर। गॉट इट? चले आगे। वेरी नाइस। अब इसके बाद ये सारे आ गए इसके सोल्यूशंस। इसके सोल्यूशन से जो भी हमने डिस्कस किया है आप मिलान कर लीजिए। इसको मैं एक बार स्क्रीन रोक देती हूँ और आपको साफ समझ में आ जाएगा कि हमने सारी चीज़ बहुत अच्छी की है। ये हो गया एक इलस्ट्रेशन जो हमने प्रैक्टिस किया। अब इसी तरीके से हम एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं।
जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे और आप मेरे साथ साथ कर लोगे तो आपको ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये सेगमेंट आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अब हम लोग जर्नल का एक दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है, रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ 50,000 फ्रॉम घनश्याम फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड रिसीव्ड 30,000 एज एन एडवांस टुगेदर विद द ऑर्डर। ये इलस्ट्रेशन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अब जो आपके पेपर में न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इन्हीं में से पॉइंट्स निकाल निकाल के दिए जाते हैं, तो इनका अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आपको ये पहला जैसा पॉइंट है, इसमें है रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ 50,000 और उसने 30,000 रुपये एडवांस दिए। जो ऑर्डर है वो केवल एक इन्फॉर्मेशन है कि भाई देख 50,000 का ऑर्डर है, उसका फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। जो 30,000 रुपये का आना जाना हुआ है एंट्री केवल उसकी बनेगी, ठीक, क्योंकि आपको पैसा मिला था, इसलिए कैश अकाउंट DR एडवांस फ्रॉम घनश्याम। अगर इसने इस ऑर्डर के अगेंस्ट में कोई एडवांस न दिया होता तो इसकी कोई एंट्री नहीं आती, आप पॉइंट 1 के आगे लिख देते थे नो एंट्री, और 30,000 रुपये से एंट्री हुई है, ना कि 50,000 रुपये से। डन। नेक्स्ट चलते हैं। गुड्स वर्थ 50,000 सप्लाइड टू घनश्याम अगेंस्ट द ऑर्डर। आपने घनश्याम को 50,000 का माल सप्लाई कर दिया। अब घनश्याम ऑलरेडी 30,000 आपको दे चुका था, वो आपने अपने पास में एडवांस फ्रॉम घनश्याम की तरह रखा हुआ था, वो आपकी लाइबिलिटी थी क्योंकि आपके पास काम करे बिना पैसा आ गया था। आज जब आप माल उसको सप्लाई कर रहे हैं, पहली चीज़ सेल आपने बुक करी कितने से, 50,000 रुपये से। घनश्याम 30 दे चुका था, इसलिए केवल 20 देना बाकी था, तो घनश्याम एज अ डेटर आपकी बुक्स में 20,000 रुपये से खड़ा हो गया, और जो एडवांस एज अ लाइबिलिटी आपके पास खड़ी थी कितने रुपए से, 30,000 रुपये की, वो भी खत्म हो गई, तो आपने उसका रिवर्सल कर दिया। ये करके यहाँ पर करके आपने एंट्री को क्लोज कर दिया। पहले डेबिट के बारे में सोचना है फिर क्रेडिट के बारे में सोचना है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता। आपने पॉइंट पढ़ा, जो आपको आसान लग रहा है वहीं से शुरुआत कर दीजिए। मुझे जैसे इसको पढ़ते ही लगा कि 50,000 का माल हमने बेचा है, तो हमने सेल से शुरू कर दिया। फिर हमने देखा कि 30 का ऑलरेडी एडजस्टमेंट हुआ है, 20 की बाकी है, हमने घनश्याम का खड़ा कर दिया। फिर हम 30 पे सोचने पे आए। तो आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। एंट्री लिखने का तरीका है कि पहले डेबिट लिखा जाता है फिर क्रेडिट, सोचने का कोई तरीका नहीं होता। डन। आगे चलते हैं। रिसीव्ड अ VPP, ये तो अक्सर, ये तो पेटेंट है, ये तो पूछा ही जाता है। रिसीव्ड अ VPP फ्रॉम राम। VPP क्या होता है? इट इज वैल्यू पेबल पोस्ट। कुछ माल है, आपने को अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे किसी पे आपने किया और कैश ऑन डिलीवरी डाल दिया। इसका मतलब है जब माल आपके घर पार्सल आएगा पेमेंट आप तब करेंगे। पुराने टाइम में वैल्यू पेबल पोस्ट चलता था, पोस्ट आपके घर आ गई तब आपने उसकी पेमेंट कर दी। कहने की बात यह है कि आपने माल खरीदा है और पैसा दिया है, उससे ज़्यादा इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। पर VPP फ्रॉम राम 20,000 सेंट अ पेयर टू कलेक्ट इट हु पेड 150 एज कार्टेज। ठीक है, 20,000 रुपए का माल था, वैल्यू पेबल पोस्ट का, राम के पास से आया, आपने 150 रुपए कार्टेज पे भी खर्च किया। तो जो 20 टोटल पेमेंट कितनी हुई? 20,150 रुपए की, पहली चीज। दूसरी चीज जो उसमें से 150 रुपए थी वो कार्टेज की थी। तीसरी चीज जो 20,000 रुपए की थी वो परचेजेस की थी। राम का नाम कहीं नहीं आएगा क्योंकि आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए राम कहीं भी पिक्चर में नहीं आएगा। परचेजेस, कार्टेज, कैश। यहाँ मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि अगर ये जो माल आया है VP से, इसकी जगह कोई मशीनरी या कोई एसेट आया होता तो जो कार्टेज का पेमेंट कर रहे हैं वो उसी एसेट के अगेंस्ट में हुआ था, इसलिए वो एसेट अकाउंट में क्लब हो जाता, ना कि अलग बुक होता। मगर क्योंकि ये परचेजेस हैं, गुड्स आए हैं, माल आया है, इसलिए कार्टेज अलग से एज एन एक्सपेंस दिखाया जाएगा। नेक्स्ट, पेड 3,000 फॉर सब्सक्राइबिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। आपने न्यूज़पेपर मैगजीन मंगाने के लिए 3,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन पे किया कि भाई ये 3,000 ले लो, हर महीने साल भर पूरा ये देते रहना। सिंपल सी बात है, कोई खास चीज़ नहीं है। मिसलिनियस एक्सपेंसेस, क्योंकि फुटकर एक्सपेंस है, DR टू कैश। न्यूज़पेपर और मैगजीन के सब्सक्रिप्शन के लिए पेमेंट किया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। रिसीव्ड 500 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। अब जो मैगजीन आएगी वो इकट्ठा होगी, फिर उसको रद्दी में बेचा जाएगा। जब रद्दी में बेचा जाएगा तो जब आपने उसको इनवाइट किया, वो लिया था, तो आपने उसको मिसलिनियस एक्सपेंडिचर डाल दिया था। अब क्योंकि उसको बेचने से कुछ कमाई हो रही है तो वो मिसलिनियस इनकम हो गई आपके पास में। क्लियर? आगे चलते जाएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोग सब बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला। रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड चेयर्स, टेबल्स एक्सेट्रा।
अब ये जो आपने पुरानी कुर्सी और टेबल बेच रहे हैं, ये आपकी बुक्स में ऑलरेडी खड़ी कहाँ थी? कहने का ये मतलब है कि क्या ये आपकी बुक्स में कहीं जगह बना के खड़ी थी? अगर खड़ी थी और आज ये बिक रही हैं तो इसका मतलब वो जगह को खाली होना पड़ेगा। तो आपने इनको फर्नीचर अकाउंट में रखा हुआ था, टेबल, कुर्सी, ऐसे चीज़ों को। तो इसका मतलब है फर्नीचर हल्का हो रहा है तो फर्नीचर अकाउंट कम हो जाएगा, बेसिक साइड डेबिट होता है, कम होगा तो क्रेडिट होगा, और आपको बेचने पे पैसा मिल रहा है तो कैश अकाउंट दिया टू फर्नीचर अकाउंट। परचेजेस या सेल्स नहीं है। आप देखो अभी तक हमने सेल वाला कोई काम नहीं किया है, राइट। आगे चलते हैं हम लोग, अब इसमें आ जाते हैं। 10,000 हो गया। ये पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000, कोई लोन आपने लिया था किसी से, उस पर जो ब्याज था वो आप पेमेंट कर रहे हैं 6,000 रुपए का। ठीक है भाई, पेमेंट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन एज एन एक्सपेंस, और साथ में कैश से आपने पेमेंट कर दिया, काम खत्म हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज आते ही ड्रॉइंग्स, गुड्स आते ही परचेजेस, ड्रॉइंग्स डी आर टू परचेजेस, काम खत्म। आगे गुड्स स्टोलन, कॉस्ट प्राइस 48,000, 48,000, 48,000 के गुड्स चोरी हो गए, लॉस बाय थेफ्ट डी आर टू परचेजेस, हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कॉस्ट प्राइस 1,60,000, सीधी सी बात है, सेम एंट्री, लॉस बाय थेफ्ट था, लॉस बाय फायर हो गया, परचेजेस में निकल गया, काम खत्म। चलें आगे, वेरी गुड। सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट 6 लाख, एक्स को उधार पे माल बेचा, एक्स आपका डेटर बन गया। एसेट, डेटर एक एसेट होता है, एसेट का बेसिक साइड डेबिट होता है, आपकी बुक्स में एसेट बढ़ रहे हैं, एक्स डी आर टू सेल्स 6 लाख रुपए से। नेक्स्ट पॉइंट, एक्स रिटर्न्ड 1/6 ऑफ द गुड्स सोल्ड टू हिम, एक्स को जो माल बेचा गया था उसमें से 1/6, तो 6 लाख का माल था, उसका 1/6, तो यानी कि 6 लाख इंटू 1/6, जब आपने इसको काटा तो ये 1 आ गया, यानी कि 1 लाख रुपए का माल एक्स ने वापस कर दिया। जब माल वापस किया जाता है तो बेसिकली आपकी सेल कम हो रही है, लेकिन सेल को उस समय कम ना दिखाकर हम उसको एक अलग अकाउंट में दिखा देते हैं, सेल रिटर्न अकाउंट में। तो सेल रिटर्न अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसने सेल को कम करना है, इसलिए वो डेबिट हो जाएगा, और एक्स का अमाउंट जो कि आपने एज डेटर खड़ा किया था वो 1 लाख रुपए से कम हो जाएगा। सेल रिटर्न अकाउंट डी आर टू एक्स, काम खत्म। नेक्स्ट पे चलते हैं, कौन सा आ गया, ये वाला। X settles his account after deducting 10% डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट पे डिस्काउंट मिला है। आप मुझे बताइए कि ये कैश डिस्काउंट है या ट्रेड डिस्काउंट? चलिए बताइए, जब तक मैं बोर्ड क्लियर कर रही हूँ, बताइए बताइए, ऐसे नहीं चलेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने, ये कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट है, क्यों जानना जरूरी है कि कैश या ट्रेड डिस्काउंट है? क्योंकि बुक्स में एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी है, क्योंकि ये पेमेंट पे आई है एंट्री, इसका मतलब है ये कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट है तो बुक्स में एंट्री आएगी। Now X settles his account by deducting 10% डिस्काउंट। X का अकाउंट था कितने का? 6 लाख रुपए का माल आपने बेचा था, 1 लाख का उसने वापस कर दिया, 5 लाख का बचा। अभी ये 5 लाख के अकाउंट में से 10% डिस्काउंट यानी कि 50,000, मैंने 10% का सिंपल तरीका बताया था, आखिरी जीरो हटा दो, फिगर बन गई, 50,000 हो गया। अब वो पेमेंट कितने की करेगा? 4,50,000 की, लेकिन उसका अकाउंट पूरे 5 लाख से खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 50,000 का डिस्काउंट है। आपको पैसे कितने मिले? आपको पैसे मिले 4.5 लाख, आपने डिस्काउंट अलाउ कर दिया 50,000, एक्स का खाता कितने से खत्म हो गया? 5 लाख से एक्स का खाता खत्म। एक्स का लेजर अकाउंट बना के देख लीजिए, एक्स को जब आपने माल बेचा था तो आपने 6 लाख रुपए से उसका अकाउंट डेबिट किया, राइट। उसने माल वापस किया, 1 लाख रुपए का आपने क्रेडिट कर दिया, ये देखिए ये। अब उसके बाद जब वो पेमेंट कर रहा है तो 4.5 लाख रुपए की वो पेमेंट कर रहा है, प्लस 50,000 आप उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, 1, 4, 5 और ये 6 लाख रुपए इधर भी, 6 इधर भी, एक्स का खाता हो गया खत्म, क्लियर हो गया खाता, कोई डाउट नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं हम लोग। अब एक्स का सेटलमेंट भी हो गया। सैलरी पेड 80,000, सैलरी ओइंग 20,000। अब आप कहोगे ओइंग वर्ड तो हमने पढ़ा नहीं, ओइंग क्या होता है? तो ओइंग उसका वो खुद बता रहा है, ओइंग, आउटस्टैंडिंग, ड्यू, नॉट पेड, ये सारे एक जैसे वर्ड्स हैं, ठीक है। और वैसे भी 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो पेमेंट कर दी है या पेमेंट करनी बाकी है। सैलरी मिलेगी तो है नहीं आपको, अब तो मालिक हो, तो सैलरी तो मिलेगी नहीं। बिजनेस की बात कर रहे हैं ना, तो बिजनेस सैलरी थोड़ी मिलेगी बिजनेस को, तो इसलिए तो सेल्स पे कर दिया है, तो जो पे कर दिया है वो सेल एज एन एक्सपेंस बुक करके नगद कैश को क्रेडिट कर दीजिए, और जो आउटस्टैंड कर रहा है अभी पेमेंट करना है तो उससे आप सैलरी आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, सैलरी पेबल, ऐसे किसी भी अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। तो टोटल खर्चा था आपका 1 लाख रुपए का। अगर आप इसको कंबाइंड एंट्री करना चाहें तो सैलरी अकाउंट आपका एज एन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 1 लाख रुपए से, यहाँ पर टू कैश आ जाएगा 80,000 रुपीज से, एंड टू सैलरी पेबल या एक्सपेंसेस पेबल या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो मैंने वो आ जाएगा 20,000 से। तो ये हमारा क्रेडिट का 1 लाख हो गया, ये हमारा डेबिट का 1 लाख हो गया। आप चाहें तो इसको 2 पार्ट में स्प्लिट भी कर सकते हैं, 80,000 की ये एंट्री कर दीजिए और ये 20,000 की एंट्री कर दीजिए, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट एंट्री,
पेड इनकम टैक्स 80,000। इनकम टैक्स सुनते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये बिजनेस का खर्चा नहीं, ड्रॉइंग्स है। और क्योंकि चेक से पेमेंट हुआ है इसका मतलब है बैंक अकाउंट कम होगा, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डीआर टू बैंक। सिंपल सी एंट्री है। सारी पॉइंट्स हमने देखे कितने फटाफट फटाफट निपटा लिए। ये फटाफट कब होता है? जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती है, हमारा रिविजन अच्छा होता है, तब ये चीज़ें फटाफट चलती है। ठीक है, आ गया समझ में? तो जर्नल मेरे हिसाब से हो गया, कोई डाउट नहीं है जर्नल में। अब हम लोग मूव करेंगे आगे दूसरे हेडिंग पे। सो जर्नल अब एक बार के लिए हमारे लिए यहां पर बंद होता है। जर्नल पूरे अकाउंटेंसी की बैकबोन है। अगर आपकी बैकबोन मजबूत है तो आप सारे काम कर पाएंगे। इसलिए जर्नल को जितना चाहे उतना स्ट्रांग बनाइए, कम से कम नहीं तो 20 एक सवाल तो लगा ही डालिए जर्नल के, ताकि आपकी बैकबोन एकदम मजबूत हो जाए। आपको पूरे अकाउंटेंसी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, चले, टेक केयर, बाय। आज जो हेडिंग हमने खत्म कर दी उसे कहते हैं जर्नल। छोटे छोटे करके पूरे सीरीज ऑफ लेक्चर बन गया, बिकॉज जर्नल में इतनी सारी चीजें होती हैं बताने के लिए। अभी भी जर्नल के क्वेश्चंस पूरे नहीं होते, क्योंकि जर्नल इज द कोर ट्रांजैक्शन। बिजनेस जब रियल लाइफ चलता है तो बहुत सारे नए नए ट्रांजैक्शंस आते हैं, लेकिन जितना आपके सिलेबस में था लिटरली मैंने उतना कवर कर दिया है। फिर भी कोई पॉइंट हो सकता है छूट गया हो। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे, आपके साथ ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपके दिमाग में जगह बनाती चली जाएंगी। जर्नल के साथ ही एक सेगमेंट और एसोसिएटेड होता है जिसको हम कहते हैं जीएसटी। तो जीएसटी के लिए हम अलग से लेक्चर प्लान करेंगे। ओके, अब हमने इसमें जर्नल सीख लिया और हमने लेजर भी सीख लिया। अगर आप इन दोनों चीज़ों की थोड़ी थोड़ी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए ब्लेसिंग की तरह काम करेंगी। अगली क्लास में देखिए अब मैं क्या लेके आती हूँ। ओके, बाय।